रीचा बेटा, आवाज आ रही वगैरह है तो नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, उस पर लिख सकते हो आप। नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप टाइप कर सकते हो। आपको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बॉटम में, जब अपनी स्क्रीन को क्लिक करोगे तो। ठीक है, अब ध्यान दो, पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पेपर थर्ड में यूनिट थर्ड बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान की यूनिट पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान की यूनिट में जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट करा है वो मानव शरीर की संरचना, उनके अंग, कार्य, ये सब स्टार्ट किया है। ठीक है, जो हमारे पेपर थर्ड यूनिट थर्ड में भी दिया और ये प्री में भी टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पाचन तंत्र। किसके बारे में कहानी शुरू करी है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कल एक लेक्चर हो चुका है पाचन तंत्र पर। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है, मतलब कि जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल भोजन में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। इसके बाद एक डायग्राम पाचन का बनाया कि पाचन तंत्र कैसा दिखाई देता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम कौन कौन से अंग पढ़ने वाले, कौन कौन सी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने मुख गुहा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मुख गुहा में हमने दांत और जीभ के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन मुख गुहा में एक भाग बच गया था जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। तो आज से हम लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, जहां कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हो। और इससे पहले वाला लेक्चर जरूर आज देख लेना, ताकि कल समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, इससे जो पहले वाला मतलब जो कल मैं पढ़ा चुकी हूँ वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक, तो आज हम लार ग्रंथियों से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमने कल खत्म किया था। बोर्ड पे ध्यान देना। जब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की, लार ग्रंथियां, इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियों की संख्या, लार ग्रंथियों की जब हम संख्या की बात करते हैं तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब कितनी हो जाएगी? 6। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी यानी कि 6। लार ग्रंथियों के प्रकार, लार ग्रंथियों के प्रकार 3 होते हैं। संख्या 3 जोड़ी है और प्रकार 3 है, ये जोड़ी में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसे कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हम बोलते हैं 20 बच्चे। कितने प्रकार के, तो हम बोलते हैं 2 प्रकार के, लड़के और लड़कियां। तो बस यही बात हो रही है यहाँ पर, संख्या 3 जोड़ी है, यानी टोटल 6 है लार ग्रंथियां, लेकिन प्रकार 3 है। कौन कौन से प्रकार है? तो सबसे पहली लार ग्रंथि होती है पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरी होती है सबलिंगवल, सबलिंगवल। और थर्ड होती है सबमैक्सिला या सबमैंडिबल, सबमैक्सिला या सबमैंडिबल। तो लार ग्रंथियों के देखो 3 प्रकार हो गए। ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगवल, सबमैक्सिला या सबमैंडिबल। पैरोटिड लार ग्रंथि की संख्या, पैरोटिड लार ग्रंथि की संख्या 2, सबलिंगवल की संख्या 2, सबमैक्सिला मैंडिबल की संख्या 2। पैरोटिड की संख्या 2, सबलिंगवल की संख्या 2, सबमैक्सिला मैंडिबल की संख्या भी 2। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। और सबलिंगवल होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी लार ग्रंथि। अगर तीनों की तुलना करें तो सबसे बड़ी पैरोटिड और सबसे छोटी सबलिंगवल। दूसरी बात, पैरोटिड कहां उपस्थित होती है? पैरोटिड कहां उपस्थित होती है? यहां, ये हमारे कान है, कान के ठीक नीचे ये वाला पोर्शन, कान के नीचे या गालों के पास बोल दें हम। ठीक है, तो पैरोटिड कान के नीचे या गालों के पास। और सबलिंगवल कहां होती है? जीभ के नीचे, जीभ के नीचे सबलिंगवल। और मैक्सिला मैंडिबल, मैक्सिला मतलब ऊपर के दांत जिस हड्डी से जुड़े वो मैक्सिला, और नीचे के दांत जिस हड्डी से जुड़े वो मैंडिबल कहलाता है। तो मैक्सिला मैंडिबल यानी जबड़ों के पास होती है ये वाली। ठीक, तो पैरोटिड कहां होती है? गालों के पास या कान के नीचे। हम बोल दे कान के नीचे या गालों के पास, गालों के पास, कान के नीचे या गालों के पास।
सबलिंगुअल कहाँ होती है तो हम बोल दे जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। और सब मैक्सिला मैंडिबल कहाँ होती है तो हम बोल दे जबड़ों के पास, जबड़ों के पास, जबड़ों के पास। ठीक, तो ये हमने लार ग्रंथियों की संख्या, प्रकार, कहाँ उपस्थित है, कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी, ये सब डिस्कस कर लिया। लार ग्रंथियां क्या करती है, लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती है, लार स्त्रावित करती है। लार ग्रंथियां क्या करती है, लार स्त्रावित करती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन 1.5 लीटर लार, कितनी लार स्त्रावित करती है, एक दिन में 1.5 लीटर। विश्वास ही नहीं होता कि एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती होगी, लेकिन बनती है ना। 700-800 ml, जरूरी नहीं कि फिक्स 1.5 ml बने, कुछ लोगों में 800 ml बन रही होगी, कुछ में 1 लीटर, कुछ में 1200 ml, मतलब 600-700 ml से अगर कम बन रही है तो व्यक्ति बीमार है। तो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी बात, लार का पीएच। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर लार का पीएच, लार का पीएच, लार का पीएच कितना होता है, तो लार का पीएच होता है, ध्यान से समझना, 6.6 से 6.7। पीएच क्या होता है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। किसी भी विलयन के बारे में अगर हमको पता लगाना है कि वो विलयन अम्ल है, क्षार है, उदासीन है। बेटा अभी ये क्लास बैच कल से स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बैच कल से स्टार्ट हुई, ये डेमो लेक्चर्स ही बनाए जा रहे थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ध्यान दो। तो यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, लार के पीएच की बात कर रही हूँ। लार का पीएच कितना होता है, 6.6 से 6.7। 6.6 से 6.7, 7 से कम है, 7 से कम है यानी कि क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। 6.6 से 6.7 मतलब हल्का अम्लीय, एसिडिक। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर लार का जो पीएच होता है भोजन के पहले, भोजन के पहले, भोजन के पहले मतलब खाना खाने के पहले, लार का पीएच होता है 7.4 यानी कि क्षारीय। भोजन के बाद, खाना खाने के बाद, भोजन के बाद लार का पीएच होता है 5.8 यानी कि अम्लीय। तो खाना खाने के पहले होता है 7.4, खाना खाने के बाद होता है 5.8। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13.2। दो वैल्यू दी है, एक ये और एक ये, तो 2 से डिवाइड कर दे, 6.6। ये लार का पीएच 6.6। क्लियर हो गया। तो लार के पीएच की कहानी खत्म हो गई। लार का काम क्या होता है, लार का काम होता है भोजन को पचाना, भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारना। तो हम यहां बोल सकते हैं कि लार में निम्न, निम्न मतलब हम नीचे लिखने वाले, निम्न एंजाइम तथा पदार्थ उपस्थित होते हैं। लार में निम्न एंजाइम तथा पदार्थ उपस्थित होते हैं। लार में बहुत सारे एंजाइम और पदार्थ उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो एक एंजाइम होता है बच्चों टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन को ही कहते हैं सलाइवरी या लारीय एमाइलेज, लारीय एमाइलेज, लारीय एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन या लारीय एमाइलेज। दूसरा एंजाइम होता है बच्चों लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम। तो एंजाइम कौन कौन से हैं, एक तो टाइलिन या लारीय एमाइलेज और दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। लार में पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, और पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो पहला पदार्थ है या म्यूकस तथा H2O यानी पानी, और दूसरा पदार्थ होता है यहां लवण, सॉल्ट। तो लार में एंजाइम और पदार्थ उपस्थित होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया हो तो बताओ। ये मैं अभी समझाऊंगी, म्यूकस, लवण, टाइलिन, लाइसोजाइम को समझाऊंगी आगे फर्दर, है ना। म्यूकस एक पदार्थ होता है जो भोजन को चिकना और मुलायम बनाता है, चिकनाहट, भोजन को चिकनाहट देता है, एक पदार्थ का नाम है।
ये आपने कंप्लीट कर लिया क्या? ठीक, मैं रफ कर रही हूं। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं ना, ये एंजाइम्स क्या करते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहला एंजाइम आता है बच्चों टाइलिन। टाइलिन या लारीय एमाइलेज। टाइलिन या इसी को कहते हैं लारीय एमाइलेज। ये टाइलिन या लारीय एमाइलेज का काम क्या होता है? जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करना। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको पचाता है। माउथ में सिर्फ एक ही प्रकार के भोजन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और वसा का नहीं होता है। प्रोटीन वसा सब आगे पेट और इंटेस्टाइन में होगा ना, आंतों में। तो ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप होता है स्टार्च, जो कि हमारे रोटी, चावल, आलू इनमें उपस्थित होता है स्टार्च। स्टार्च को हम कहते हैं मंड। ठीक है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च, जो कि रोटी, चावल, गेहूं इन सब में प्रेजेंट होता है, आलू वगैरह में। पॉली का मतलब होता है बेटा बहुत सारे, बहुत सारे मतलब 10 से अधिक। पॉली मतलब 10 से अधिक। और सेकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज। सेकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे। तो ये तो जटिल हो गया ना। स्टार्च में 10 से ज्यादा मतलब 100 भी हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो स्टार्च है ये कौन सा भोजन है? जटिल भोजन। कौन सा भोजन है? जटिल भोजन। और इस जटिल भोजन को, इस स्टार्च को कौन सा एंजाइम? इस स्टार्च को ये वाला एंजाइम, टाइलिन एंजाइम परिवर्तित कर देगा। इस स्टार्च को टाइलिन एंजाइम परिवर्तित कर देगा माल्टोज में। किसमें परिवर्तित कर देगा? माल्टोज में परिवर्तित कर देगा। अब ये माल्टोज क्या है? माल्टोज है बेटा डायसेकेराइड। डायसेकेराइड, डायसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। तो यहां पर डायसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। डाई मतलब कितना? डाई मतलब 2। डाई मतलब 2, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। तो ये तो सरल में कन्वर्ट हो गया ना। देखो यहाँ पर पॉली मतलब 10 से अधिक, यहाँ 100 हो सकते थे और उन 100 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, 1000 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, 10 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, 20 को 2 में। मतलब जटिल को कहीं ना कहीं सरल में परिवर्तित किया है। तो ये माल्टोज कौन सा भोजन हो गया? सरल भोज्य पदार्थ, सरल भोजन। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि मुख में कौन से भोजन का पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप को सरल में परिवर्तित किया गया। ठीक, अभी स्टार्च पूरी तरीके से नहीं पचा है, समझना ध्यान से। अभी स्टार्च पूरी तरीके से नहीं पचा है। स्टार्च ए पॉइंट पर है, इसको जाना था सी पॉइंट पर, लेकिन ये बी पॉइंट पर आकर रुक गया। सी पॉइंट पर क्या बनता? सी पॉइंट पर बनता ग्लूकोज। माल्टोज ना बनकर ग्लूकोज यानी मोनोसेकेराइड। डाई भी नहीं बनता। मोनो मतलब एक से छोटा तो कुछ होता ही नहीं, तब जाके सरल में परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज आगे बनेगा माल्टोज से। मुख में भोजन का पाचन तो हुआ है, लेकिन आधा पाचन, आधा मतलब एक मध्य अवस्था में आकर रुक गया। बोलो बात क्लियर? हाँ या ना? हाँ। तो
अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं मुख में भोजन का पाचन। ये पाचन उन लोगों में होता है जो भोजन को चबा चबा के खाते, लंबे समय तक खाते, धीरे धीरे खाते हैं, है ना। उनमें क्या होता है कि रोटी, आलू, चावल आधे तो मुख में ही पच जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, जो हम 5-6 दोस्त बैठे हैं, 2-3 रोटी है, तो इतनी स्पीड से खाते हैं कि कब पेट में पहुंच गई पता ही नहीं चलता है। उस दौरान मुख में भोजन का पाचन कैसे होगा, हम तो निगल गए ना, तो लार ने ठीक से भोजन को पचा ही नहीं। तो मुख में भोजन की पाचन की शुरुआत होती है, आपको ये याद रखना है। और कौन से भोजन की पाचन की शुरुआत, कार्बोहाइड्रेट। ये पीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख में। तो दूसरी बात बच्चों अपन करते हैं लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम आता है लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जैसे मेरे हाथ है, अभी मार्कर वगैरह को हाथ लगाए, कपड़े को हाथ लगाए, बोर्ड को हाथ लगाए, बहुत सारे कीटाणु, या हम गेट को हाथ लगाते, कहीं भी निकल रहे हैं, या मार्केट में जा रहे, भैया 1 प्लेट देना, ठेले वाले भैया पास से तुरंत कुछ भी लेके खा लिया, उस दौरान हम हैंड वॉश नहीं करते और हमारे हाथों में जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है वो फूड के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, माउथ में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे मोटे हैं जो घूम रहे हैं और वो फूड के थ्रू माउथ में जाते हैं, तो माउथ में उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का काम लाइसोजाइम करेगा। मैडम वो तो एयर के थ्रू भी जा सकते हैं, नाक के थ्रू, बिल्कुल, तो नाक में भी प्रेजेंट होता है ये। तो मैं क्या बोल रही हूँ, भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है, लाइसोजाइम नष्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात, लाइसोजाइम कहां कहां प्रेजेंट होता है, नोट लिखेंगे अपन। लाइसोजाइम लार, आंसू, पसीना, नाक आदि में उपस्थित होता है। कहां कहां उपस्थित होता है, लार, आंसू, पसीना, नाक आदि में उपस्थित होता है। तो भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है, और लार, आंसू, पसीना, नाक में भी है, कोई कीटाणु जाएगा तो उसको रोकेगा। ठीक, तो ये दोनों एंजाइम की कहानी खत्म होती है। अब बात करेंगे हम पदार्थ की कहानी की। पहला पदार्थ है म्यूकस तथा H2O। म्यूकस और H2O क्या करेंगे, म्यूकस और H2O भोजन को चिकना और मुलायम बनाएंगे ताकि निगलने में आसानी हो। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, यह भोजन को चिकना तथा मुलायम बनाते हैं। चिपचिपे पदार्थ है ये, मुलायम बनाते हैं, जिससे भोजन निगलने में सहायता मिले। भोजन को चिकना और मुलायम बनाते हैं जिससे भोजन निगलने में क्या हो, सहायता मिले। दूसरा अगर बात करें बच्चों, तो दूसरा होता है लवण मतलब सॉल्ट। ये क्या है, ये चिकनाहट वाले पदार्थ है। बिल्कुल बेटा, माउथ में 2 ही एंजाइम है। ठीक, लार में 2 ही एंजाइम है, एक तो टाइलिन या लारी एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। वेरी गुड। माउथ में कितने एंजाइम, ओनली 2। फिर आते हैं, इनको हम पदार्थ बोलते हैं, इनको हम एंजाइम नहीं बोलते। म्यूकस एक चिपचिपा चिकनाहट देने वाला पदार्थ जो कि लार में मिक्स रहता है और भोजन को चिकना मुलायम बनाता है जिससे भोजन निगलने में आसानी होती है। दूसरा होता है बेटा लवण। लवण क्या करता है, लार के पीएच को बैलेंस करता है। हमने लार का पीएच देखा 6.6 से 6.7। अगर ज्यादा अम्लीय हो गया तो मुंह में छाले हो जाएंगे। तो लार के पीएच को बैलेंस करने का काम कौन करता है,
लवण करता है ना, ताकि ज्यादा पीएच को अम्लीय ना होने दे, लार के पीएच को, क्योंकि ज्यादा अम्लीय हो गया तो मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, लार के पीएच को संतुलित बनाए रखता है। ठीक, तो हम यहां बोल सकते हैं यह लार के पीएच को संतुलित बनाए रखता है। यह लार के पीएच को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। संतुलित का मतलब समझ गए होंगे, बैलेंस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ये बात क्लियर? अगर लिख लिया हो तो डन लिखो ताकि आगे बढ़े। क्लियर, पूरा कंप्लीट है, लिख लिया? हाँ, फिर कर लेना बाद में, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड जो होती है कहाँ होती है, कान के नीचे या गालों के पास होती है ना, मैंने अभी बताया था पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे या गालों के पास होती है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करता है तो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मम्स। कौन से डिसीज बोलते हैं, मम्स। तो पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण होने पर मम्स रोग होता है। मैं नोट लिख देती हूं, पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होने पर मम्स, MUMPS, मम्स रोग होता है। पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण होने पर मम्स रोग होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, नहीं बेटा टॉन्सिल अलग है, टॉन्सिल यहां होते हैं, ये टॉन्सिल यहां होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड यहां होती है। तो आपने कहीं देखा होगा ऐसा कि छोटे बच्चों में अधिकतर ये वाला पोर्शन स्वेलिंग हो जाता है, गालों में सूजन आ जाती है और वो पट्टियां लगा के घूमते हैं, है ना, और ज्यादा इन्फेक्शन होता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो गालों पर पट्टियां लगा के घूमते हैं वो किसमें स्वेलिंग है, पैरोटिड ग्लैंड में। टॉन्सिल यहां होते हैं, नीचे के साइड होते हैं। ठीक है, चलो तो ये अपना खत्म होता है बक्कल केविटी। बक्कल केविटी में कल हमने टिच, टंग पढ़ा, आज हमने लार ग्रंथियां पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं, रफ कर रहे हैं इसको। ठीक है, ध्यान दो सभी। आगे अगर हम बात करें, ये तो अपना खत्म हुआ मुख गुहा, बक्कल केविटी, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। इसके बाद भोजन कहीं ना कहीं मुख गुहा से पेट तक पहुंचता है। तो मुख से लेकर पेट के बीच में जो भी नलियां आती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर दो वर्ड में लिख रही हूं, एक और एक शब्द है ग्रास नाल, ग्रसनी और ग्रास नाल। ग्रसनी मतलब फेरिंग्स एंड इसोफेगस। ये दो नलियों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ग्रसनी और ग्रासनाल को। ठीक, यहां तक समझना। हमारे नाक जो है, नाक के बाहर दो पोर्स है, दो छिद्र है। ठीक, तो एक छिद्र ये वाला और एक ये। नाक के बाहर दो छिद्र है जिससे हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। और इन छिद्रों को मैंने कहा बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र।
इन छिद्रों को मैंने क्या कहा, बाह्य नासा छिद्र, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब ये नाक अंदर की तरफ जा रहा है, ये नाक अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ भी जैसे बाहर 2 छिद्र दिखते हैं ऐसे अंदर की तरफ भी 2 छिद्र होते हैं। तो नाक में अंदर की तरफ भी 2 छिद्र हैं, और इन 2 छिद्रों को बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र और आंतरिक नासा छिद्र। अब आंतरिक नासा छिद्र मतलब ये नाक कंप्लीट हो गया, बाह्य नासा छिद्र से लेकर आंतरिक नासा छिद्र तक। अब ये जो नाक है ये कहीं ना कहीं ओपन होता है एक नली में। किसमें ओपन होता है? एक नली में, और उस नली को बोलते हैं हम नासाग्रसनी। उस नली को हम क्या बोलते हैं? नासाग्रसनी। नाक अंदर की तरफ एक नली में ओपन होता है और वो नली कहलाती है नासाग्रसनी, यानी कि नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स, नासाग्रसनी। दूसरी बात, ये वाला जो पोर्शन है नाक के नीचे क्या होता है? मुख। तो यहां पर ये क्या है? ये है मुख गुहा। ये वाला पोर्शन क्या है? मुख गुहा। ठीक है, ये क्या था? नाक। तो ये जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा अंदर की तरफ ये भी कहीं ना कहीं एक नली में ओपन होता है और इसको कहते हैं मुखग्रसनी। जिस नली में मुख गुहा ओपन होता है वो क्या कहलाता है? मुखग्रसनी। मुखग्रसनी, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, मुखग्रसनी। ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि बाहर 2 छिद्र है, नाक में अंदर भी 2 छिद्र और एक नली में खुला नासाग्रसनी। मुंह अंदर की तरफ जिस नली में खुला वो मुखग्रसनी। तो एक तरफ हो गई नासाग्रसनी और एक तरफ हो गई मुखग्रसनी। नाक से क्या जाती है बेटा? नाक से जाती है वायु। तो नासाग्रसनी में क्या है? वायु। और मुख से क्या जाता है? भोजन। तो मुखग्रसनी में क्या उपस्थित है? भोजन। ये भी बात क्लियर। अब ये दोनों नलियां आगे जाकर एक ही नली में खुलती है, ये यहां रुक जाती है। तो ये दोनों आगे जाकर ये एक नली में खुल रही है और इसको कहते हैं कंठग्रसनी। क्या कहते हैं? कंठग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, कंठग्रसनी में क्या है? तो मैडम कंठग्रसनी में तो नासाग्रसनी भी खुल रही है, मतलब वायु भी है, और कंठग्रसनी में मुखग्रसनी भी खुल रही है, मतलब भोजन भी है। तो इसमें तो दोनों पदार्थ हो गए, वायु और भोजन। यहां तक क्लियर? बोलो हाँ या ना। यहां तक की कहानी क्लियर? हाँ। अब देखो ग्रसनी कहानी खत्म होती है, आगे बढ़ते हैं। अब वायु है और वायु पेट में जाएगी तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन भोजन अगर फेफड़ों में चले गया तो समस्या होगी। तो कहीं ना कहीं इस कंठग्रसनी को वापस से क्या होना पड़ेगा? विभाजित होना पड़ेगा। तो ये कंठग्रसनी आगे जाकर 2 भागों में विभक्त होती है, कुछ इस तरह से 2 भागों में विभक्त होती है। मतलब इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र आगे की तरफ और एक छिद्र पीछे की तरफ। कंठग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, अग्र और पश्च। अग्र ये वाला होता है, ये आगे की तरफ होता है, और पश्च ये पीछे की तरफ होता है। ठीक है, आगे वाले से पीछे। तो ये वाला जो छिद्र होता है ये छिद्र कहलाता है ग्लॉटिस। ये क्या कहलाता है? ग्लॉटिस कहलाता है, जो कि अग्र छिद्र है। अग्र छिद्र। और ये वाला जो छिद्र है ये कहलाता है निगल द्वार। निगल द्वार यानी कि गुलेट, जो कि पश्च छिद्र है। पश्च छिद्र। ठीक। और ये निगल द्वार जो होता है, निगल द्वार आगे जो जिस नली में खुल रहा है, इस नली को कहते हैं ग्रास नाल। ग्रास नाल। ग्रास नाल मतलब ये इसोफेगस। और ग्रास नाल आगे जाकर जिसमें खुलती है वो होता है अमाशय यानी कि पेट। ये ग्रास नाल यहां आ गई, कहां? आमाशय में। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन तो इस रास्ते से आ गया, निगल द्वार से होते हुए ग्रास नाल से आमाशय में। और ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस से होते हुए क्या आएगी? वायु। वायु जिसमें आ रही है ये क्या है? ये लैरिंग्स है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, यानी कि श्वसन तंत्र का मार्ग है। श्वसन तंत्र। ये किस तरफ आ रहा है? श्वसन तंत्र में। यहां क्या आ रही है? वायु। और इस तरफ क्या आ रहा है? भोजन। ठीक है।
अब बात ये आती है कि मैडम भोजन और वायु को पृथक किसने किया? भोजन और वायु को पृथक करने के लिए ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है। यहां ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन होता है, और इस ढक्कन को कहते हैं छाती ढापन। इतना लिखने की वजह तुम एपिग्लॉटिस लिख लो, वही सही है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है, ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये ढक्कन क्या करता है? आपने कोई भी निवाला लिया और आप निगल रहे हो, जैसे आप निवाला निगलने लगे ये एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को बंद कर देगा, तो वो भोजन किधर जाएगा? इधर जाएगा। जैसे भोजन उधर गया ये खुल गया, फिर आपने दूसरा निवाला लिया ये बंद हो गया, फिर भोजन इधर निकल गया। तो ये एपिग्लॉटिस बार बार इस रास्ते को बंद करेगा जब तक आप खाना खाओगे। तो मैडम ये बंद ही क्यों नहीं रहने देता? अगर ये बंद ही रहने देगा तो हम आधे घंटे तक खाना खाते, तब तक तो इंसान मर जाएगा। तो बंद नहीं रहने दे सकता है। क्यों नहीं बंद रहने दे सकता है? क्योंकि हवा जानी जरूरी है फेफड़ों में। तो जैसे हम खाना खाते निकल रहे हैं तब बंद करेगा, फिर वापस खुल जाएगा, बार बार बंद होगा ओपन होगा। कब तक? जब तक हम खाना खाएंगे। ये वाला जो छिद्र है ये हमेशा खुला रहता है, और ये वाला निगल द्वार जो है ये हमेशा बंद रहता है। ये केवल तभी खुलता है जब हम खाना खाते हैं। कोई डाउट? पानी भी नहीं जा सकता बेटा फेफड़ों में, फेफड़ों में सिर्फ हवा जा सकती है। ठीक, अगर पानी और भोजन चले गया तो बाहर निकलेगा वापस से एकदम से, जो खांसी या ठहाके के थ्रू। तो यहां पर ये एपिग्लॉटिस इस रास्ते को बार बार ओपन क्लोज करता है जब तक हम खाना खाते हैं, और ये हमेशा खुला रहता है। ग्लॉटिस केवल तभी खुलता है, केवल तभी बंद होता है जब हम कोई भोज्य पदार्थ निगलते हैं, और ये हमेशा बंद रहता है, केवल तभी खुलता है जब हम खाना खा रहे हैं। ठीक, तो यहां पर मैं बोल दूं कि निगल द्वार हमेशा क्या रहेगा? बंद। दूसरी बात समझना ध्यान से, ये जो ग्रास नाल है इसोफेगस, ये क्या कर रहा है? भोजन को आमाशय तक पहुंचा रहा है। तो इतनी आसानी से नहीं पहुंचाता है, इसमें ऐसी गति होती है, जैसे मान लो ग्रास नाल की दो दीवारें, तो ये ऐसे गति करेगा, ऐसे, और भोजन धीरे धीरे खसक खसक के कहां पहुंचेगा? आमाशय में। मतलब ग्रास नाल में जो गति होती है वो क्रमानुकुंचन गति है, क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति। ग्रास नाल में जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति। ग्रास नाल में क्रमानुकुंचन गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन को इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ग्रास नाल में क्रमानुकुंचन गति होती है, या फिर हम कह दे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुई बात? इंग्लिश में वर्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पर साइंस में अलाउ है, हर सब्जेक्ट में अलाउ नहीं रहता है। ऐसे बोलते हैं कि लिखना नहीं चाहिए, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने इंग्लिश क्यों लिखा है कि मान लो कोई हिंदी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, जितना ज्यादा हो सके आप हिंदी में लिखो। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिखो। दूसरी बात, अगर मान लो कि मैडम पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, इंग्लिश ही इंग्लिश दिमाग में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस इंग्लिश को देवनागरी लिपि में लिख दो। देवनागरी लिपि समझते ही होंगे कैसे? जैसे मैंने कहा कि मुझे ग्लॉटिस हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते, तो इसको ग्लॉटिस आप हिंदी में कैसे लिख दोगे? देवनागरी लिपि में ऐसे लिख दो, बस ग्लॉटिस। क्लियर है? आप इस तरह से कर सकते हो। 1 2 4 वर्ड एक आंसर में, 5 नंबर वाले में आप इंग्लिश वर्ड लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेस में नहीं लिखना है। ठीक है, मैं रफ कर रही हूं। तो यहाँ अपने ग्रसनी और ग्रास नाल की कहानी होती है खत्म। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट स्टमक यानी अमाशय की। अमाशय या फिर स्टमक। जब हम अमाशय या स्टमक की बात करते हैं तो अमाशय जो होता है ये थैलीनुमा संरचना है।
थैलेनुमा संरचना। थैलेनुमा संरचना मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। नहीं बेटा, ग्रसनी ग्रास नाल में एंजाइम नहीं होते। ग्रसनी को तो हम पाचन तंत्र का हिस्सा मानते भी और नहीं भी मानते। ग्रसनी और ग्रास नाल में एंजाइम नहीं होते, ये केवल भोजन और वायु को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भोजन पचता नहीं है, ठीक, सिर्फ भोजन मुंह में पचेगा, मुंह से सीधे पेट में पचेगा। क्लियर? ग्रसनी ग्रास नाल में एंजाइम नहीं होते हैं। आमाशय के साथ थैलेनुमा संरचना, थैले मतलब कि एक, इसमें बहुत देर तक भोजन रह सकता है अपने पेट में, है ना। तो हम बोल सकते हैं 4 से 5 घंटे तक भोजन संचित रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन संचित रहता है, संचित रहता है। अमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक। अमाशय की अगर हम संरचना देखें, अमाशय की संरचना, तो अमाशय देखो, ये ग्रास नाल, और ग्रास नाल जहां पर खत्म होता है वहां से अमाशय शुरू हो जाता है, ये अमाशय। और जहां अमाशय खत्म होता है वहां से छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो ये तो है ग्रास नाल, ये ग्रास नाल, और ये है अमाशय, सॉरी छोटी आंत, ये है छोटी आंत, और ये क्या है? ये है अमाशय। ग्रास नाल, छोटी आंत, और ये वाला पोर्शन क्या है? अमाशय। अब अमाशय जो है, अमाशय के भाग बता रही हूं मैं। तो सबसे पहला वाला ये भाग कार्डिया, ये फंडस कहलाता है, ये बीच वाला पार्ट बॉडी, ये एंट्रम, और लास्ट वाला पाइलोरस। ठीक, तो इसको तो मैं बोल दूं बॉडी, इसको आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हो। इसको हम बोलते फंडस, इसको हम बोलते कार्डिया, कार्डिया। ये वाला पार्ट है एंट्रम, हिंदी में भी यही बोलते हैं इनको, और ये है पाइलोरस, पाइलोरस, क्या बोलते हैं? पाइलोरस। ठीक, तो अमाशय के 5 भाग हमने बना दिए, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस। सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी। बॉडी कौन सा पार्ट है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। ठीक, अब देखो यहां पर कार्डिया के पास एक छिद्र है और पाइलोरस के पास एक छिद्र है, तो इसको बोलेंगे पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक छिद्र। और इस छिद्र को क्या बोल देंगे हम? इस छिद्र को हम बोल देंगे कार्डियक छिद्र, कार्डियक छिद्र। ये छिद्र कहलाएगा कार्डियक छिद्र, और ये पाइलोरिक छिद्र। ठीक, तो ये अमाशय की संरचना हो गई। मेन अमाशय का काम क्या है? भोजन को पचाना। तो मेनली हम यहां देखेंगे कि अमाशय में भोजन जो पचता है, तो अमाशय में ऐसा क्या होता है जो भोजन को पचाते हैं। फिर से हम अमाशय की अगर चित्र बनाए, तो ये अमाशय, ये अमाशय खत्म हुआ, ये छोटी आंत, और ये ऊपर ग्रास नाल था जो खत्म हुआ, तो अमाशय शुरू हुआ। अब अमाशय जो होता है, ये मैं लिख देती हूं, अमाशय, स्टमक यानी पेट। अमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा होती है। अमाशय की आंतरिक दीवार, ये लेयर मैंने बना दी अंदर वाली, तो ये मैं बोल दूं म्यूकोसा। इसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? आंतरिक दीवार, आंतरिक दीवार। अमाशय की आंतरिक दीवार क्या कहलाती है? म्यूकोसा कहलाती है। और म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। म्यूकोसा में क्या उपस्थित होती है? जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपस्थित होती है। ठीक, अब ये जठर ग्रंथियों का क्या काम है? तो जठर ग्रंथियां जठर रस, जठर रस स्त्रावित करती है। जठर ग्रंथियां क्या करती है? जठर रस स्त्रावित करती है। जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक, मैंने कहा अमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है,
और जठर ग्रंथि जठर रस स्त्रावित करेगी यहां पर। ठीक, अब जठर रस में क्या होता है, तो जठर रस में निम्न एंजाइम तथा अम्ल उपस्थित होते हैं। जठर रस में क्या होता है, जठर रस में निम्न एंजाइम तथा अम्ल उपस्थित होते हैं। जठर रस में एंजाइम भी होगा और अम्ल भी। निम्न वर्ड लिखा है मतलब आगे डेश लगाना है ना, निम्न। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं और अम्ल कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एंजाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। दूसरा एंजाइम है रेनिन, रेनिन। तीसरे एंजाइम की अगर हम बात करें पेप्सिन, रेनिन, नेक्स्ट आता है जठर लाइपेज, जठर लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज। एक होता है जठर म्यूसिन यानी कि गैस्ट्रिक म्यूसिन। तो पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज, जठर म्यूसिन, ये सब एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा अम्ल की अगर हम बात करें तो अम्ल होता है तनु HCl, डाइल्यूट HCl, ये अम्ल उपस्थित होता है। यहां तक क्लियर? बताओ, अमाशय की कहानी पढ़ रहे हैं हम। अमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा, म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियां जठर रस स्त्रावित करती है। जठर रस में कुछ एंजाइम और अम्ल होते हैं। एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और जठर म्यूसिन। और अम्ल कौन सा है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब अम्ल में पानी ज्यादा होगा। अगर हम सांद्र वर्ड बोलते हैं मतलब अम्ल ज्यादा पानी कम। बिल्कुल, एंजाइम एक साथ होंगे बेटा, ये सारे एंजाइम होंगे और लेकिन काम इनके अलग अलग होंगे। रस में एंजाइम सब एक साथ रहेंगे, एक कमरे में सारे एंजाइम, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे हम एक कमरे में 4 लोग रह सकते हैं, 5 लोग रह सकते हैं, ऐसे ये एक रस में इतने एंजाइम, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए, और भी होते हैं। ठीक, लेकिन इनके काम क्या हो जाएंगे, अलग अलग। समझ रहे हो, जैसे एक घर में 4 लोग हैं तो एक खाना बनाता है, एक बाहर नौकरी पर जाता है, एक पढ़ाई करता है, तो सबके काम अलग अलग है ना। क्लियर यहां तक? और कितने होते हैं बेटा, ऐसे इनकी काउंटिंग नहीं होती। एंजाइम कभी भी संख्या में नहीं गिने जाते। एंजाइम की संख्या बहुत होती है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एंजाइम है। तो आप इनकी संख्या को गिन नहीं सकते कि एंजाइम कितने, 100 है, 4 है, 10 है, ये मैंने प्रकार लिखे। ठीक है, इसके अलावा अधिकतर भोजन को पचाने वाले छोटे मोटे बहुत एंजाइम होते हैं। ये मेन एंजाइम है जो बड़े स्तर पर भोजन को पचाते हैं। तो अपन ऐसी संख्या के हिसाब से उसको डिनोट नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये एंजाइम क्या क्या करते हैं वो काम अपन देखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, समझना ध्यान से। सबसे पहला एंजाइम आता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन स्टार्ट हो गया था मुख से, ऐसे पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और पेप्सिन प्रोटीन को परिवर्तित करता है, परिवर्तित किसमें, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और 2 पॉलीपेप्टाइड, 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 2 पॉलीपेप्टाइड और
पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में। कौन परिवर्तित कर रहा है? पेप्सिन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में, यानी कि ये प्रोटीन को पचा रहा है। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि प्रोटीन को पूरी तरीके से नहीं पचाता है। मतलब प्रोटीन ए पॉइंट पर है, प्रोटीन को ए से सी पॉइंट पर जाना है, लेकिन इसने बी पर लाकर ही रोक दिया। तो मैडम अगर प्रोटीन पूरा पचता तो क्या बनता? प्रोटीन अगर पूरा पचता तो एमिनो एसिड बनता। क्या बनता? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। अगर प्रोटीन पूरा पचता तो क्या बनता? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड बनता। क्लियर हो गई बात? तो मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन को पूरा नहीं पचाता, आधे रास्ते में ले जाकर रोक देता है। फिर ये आगे बाद में आगे पचेगा कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां तक की कहानी क्लियर? तो पेप्सिन कौन से प्रोटीन को पचा रहा है? सभी तरह के, चाहे वो दूध में हो, दाल में हो, नॉन वेज में हो, अंडे में हो, किसी में भी हो, सभी तरह के प्रोटीन को पचाने का काम करता है कौन? पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें, नेक्स्ट एंजाइम होता है रेनिन। अगला एंजाइम क्या है? रेनिन। ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में। नेक्स्ट एंजाइम की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध के प्रोटीन का पाचन। दूध के प्रोटीन का पाचन। मैंने कहा पेप्सिन सभी तरह के प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? सभी तरह के प्रोटीन को पचाता है। नहीं बेटा, 4 से 5 घंटे बस। ऐसे तो भोजन बहुत अच्छे से पचने के लिए कम से कम 18 घंटे लगते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर जाता है तो 4 से 5 घंटे, जब तक भोजन यहाँ रहेगा तब तक पचेगा, 4 से 5 घंटे। ठीक। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट रेनिन की। रेनिन क्या करेगा? दूध के प्रोटीन का पाचन, लेकिन ये सभी तरह के प्रोटीन का पाचन। तो रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरी बात, रेनिन दूध का प्रोटीन कौन सा होता है? मेनली केसिन। कौन सा होता है? केसिन। तो रेनिन केसिन को परिवर्तित करेगा, परिवर्तित कैल्शियम पैराकेसिनेट में। रेनिन दूध को परिवर्तित करता है किसमें? कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो ये दूध के प्रोटीन का पाचन करेगा और इसको केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करेगा। दूसरी बात यहां आती है कि रेनिन बच्चों में उपस्थित होता है लेकिन वयस्क में नहीं। क्या बोला मैंने? वयस्क में अनुपस्थित, मतलब हमारे अंदर रेनिन नहीं है। तो मैडम हमारे अंदर दूध के प्रोटीन को कौन पचा रहा है? हमारे अंदर दूध के प्रोटीन को पेप्सिन पचाएगा, या फिर आगे काइमोट्रिप्सिन आएगा वो पचाएगा। तो रेनिन वयस्क में नहीं होता। दूसरा पॉइंट किस में होता है? जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में उपस्थित। रेनिन किसमें उपस्थित होता है? जन्म से लेकर बच्चे की उम्र कितनी? 8 वर्ष। इतनी उम्र के बच्चों में उपस्थित होता है। 8 वर्ष के बाद रेनिन नहीं पाया जाता। अगली बात अगर हम करें, नेक्स्ट, रोमांथी जंतुओं में रेनिन उपस्थित होता है। रोमांथी जंतुओं में रेनिन उपस्थित होता है। रेनिन किसमें उपस्थित होता है? रोमांथी जंतुओं में। रोमांथी जंतुओं को हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स। रोमांथी जंतु मतलब रूमिनेंट एनिमल्स, यानी जुगाली करने वाले, गाय, भैंस, बकरी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रोमांथी जंतु। तो मैंने क्या कहा कि रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है, केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करता है। दूसरा मैंने कहा कि वयस्क यानी एडल्ट में ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है, केवल बच्चों में। बच्चों में भी किसमें? जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। और रोमांथी जंतुओं में ये उपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला एंजाइम आता है जठर लाइपेस। ठीक,
तीसरे नंबर पे मैं एंजाइम लिख रही हूं जठर लाइपेज। ये जठर लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? जठर लाइपेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये जठर लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है? ये जठर लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा। वसा मतलब फैट, घी, तेल, दूध, दही जिसमें चिकनाहट होती है। तो ये किसका पाचन करता है? वसा का। ये फैट को परिवर्तित करता है। फैट को क्या करता है? परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। किसमें परिवर्तित करता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। मैं उधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल ही कहेंगे। तो वसा पूर्ण रूप से पच जाती है क्योंकि वसा का सबसे सरल रूप वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ही है। वसा की सबसे छोटी इकाई वसीय अम्ल ही मानी जाती है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है जठर लाइपेज। ये वसा का पाचन करता है। वसीय अम्ल वसा में लगभग 75% होता है और ग्लिसरॉल लगभग होता है 25%। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाले तो 3:1, 3% मतलब 3:1, यानी कि 75% वसीय अम्ल और 1% ग्लिसरॉल। तो वसा का पूर्ण पाचन होता है। वसा का पाचन करता है कौन? जठर लाइपेज। 3 एंजाइम पढ़ा है मैंने, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। यहां तक क्लियर? पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। बताओ जल्दी से। ठीक है, अगले एंजाइम्स अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसी क्लास को कंटिन्यू कल करेंगे। गुड डे। ओके।